बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर जो हैं उनको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ज़रा देखिएगा, अपनी बुक्स आपने ओपन कर लेनी है और रीड करना है क्वेश्चन को। A plane conducting loop is located in uniform magnetic field। एक प्लेन ऑफ द लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, डेट इज़ डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, जो कि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस है। तो इसको साथ साथ मैं बनाता भी जा रहा हूँ। 14.1 है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस। फिर ये पूछा है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन ऑफ द लूप इज द फ्लक्स मैक्सिमम, कि लूप को किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए कि फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम हो। तो हम इसमें कहते हैं कि अगर लूप इस तरह से पड़ा हो तो इसमें से गुजरने वाली फील्ड लाइंस मैक्सिमम फ्लक्स देंगी। और इस तरह से कैसे, ये लाइन किस एक्सिस को शो कर रही है, जी एक्सिस को, और ये किस एक्सिस के लिए है, वाई एक्सिस के लिए। अगर लूप वाई जी प्लेन में पड़ा हो और फील्ड लाइंस एक्स एक्सिस के सिमत में हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। व्हेन लूप इज लोकेटेड along in YZ plane, then field lines passing will be maximum and फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। उस वक़्त फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और इसमें लूप एरिया भी इस सिमत में होगा, क्योंकि लूप एरिया प्लेन ऑफ द लूप के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। लूप एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन सेम डायरेक्शन, एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी डॉट ए, that is equal to BA cos of theta. Here phi is equal to BA cos of 0 degree and cos 01 phi is equal to BA. This is a mathematical calculation of maximum flux. तो हम कहेंगे जब आपके पास फील्ड लाइंस वाई एक्स एक्सिस की जानिब हों तो उस वक़्त प्लेन अगर आप वाई जी प्लेन में रखते हैं तो आपकी फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास करेंगी, फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और उस वक़्त वो मैक्सिमम फ्लक्स इस फार्मूले से निकाला जा सकता है। अब इसी का दूसरा पार्ट है फॉर व्हाट ओरिएंटेशन फ्लक्स विल बी मिनिमम। फील्ड लाइंस इसी सिमत में ही है, एक्स एक्सिस की जानिब। हम फील्ड लाइंस को दोबारा बना लेते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बी के साथ शो करते हैं। और अगर हम प्लेन को इस सिमत में रखें, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये वाला कौन सा एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाली लाइन दिस इज जी एक्सिस। अगर प्लेन एक्स जी प्लेन में पड़ी हो तो हमारे पास कुछ फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी, कुछ नीचे से गुजर जाएंगी। तो कोई फील्ड लाइन उस सर्टेन एरिया में से नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स विल बी मिनिमम। तो हम कहेंगे फ्लक्स मिनिमम होगा। इस वक्त अगर हम देखें तो एरिया इस सिमत में है
तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल 90, तो हम फ्लक्स को मिनिमम कंसिडर कर रहे हैं। इसकी ओरिएंटेशन लिखते हैं कि व्हेन लूप हेल्ड इन XZ plane, then plane area perpendicular to the field lines, so flux will be मिनिमम। तो हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉज ऑफ थीटा, डेट इज बी ए कॉज ऑफ 90। कॉज 90 की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। अगर प्लेन एक्स जी प्लेन में हो तो वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो फील्ड लाइंस उस वक्त मिनिमम पास करेंगी जो इसमें से पास कर रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 14.2 है, डेट इज अ करंट इन अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पेयर लॉ। एक कंडक्टर में से करंट पास कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड को हम एम्पेयर्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंस द करंट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, जबकि करंट को हम डिफाइन करते हैं ये फ्लो ऑफ चार्जेस कंसिडर होते हैं। व्हाट यू कंक्लूड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्ज, तो स्टेशनरी चार्ज के बारे में आप क्या कहेंगे। व्हाट यू अबाउट द चार्ज इन मूविंग, कि अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही बताना है कि अगर चार्ज रेस्ट हालत में हो या चार्ज मूव कर रहा हो। बेटे जब किसी कंडक्टर में करंट पास कर रही होती है तो उस कंडक्टर के अंदर से करंट गुजरने की वजह से उसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कंडक्टर 14.2, magnetic field around a conductor is calculated using Ampere's law, I is equal to 1 to n, that is mu naught times of the total current। ये रिलेशन होती है एम्पेयर्स लॉ की। पहली बात तो ये है कि करंट ज़ीरो होगी तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ये लेंथ की समेशन जो है इसके डिवीजन में आके वो भी ज़ीरो हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो ओवर समथिंग वो ज़ीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो हो जाएगी। तो एक बात तो इस इक्वेशन से एम्पेयर्स लॉ से 100% श्योर है कि मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो बन जाएगी अगर चार्ज स्टेशनरी होगा। तो इफ़ चार्ज एट रेस्ट, पहला पार्ट, if charge at rest, then magnetic field using above relation will be ज़ीरो। चार्ज रेस्ट में होगा तो करंट ज़ीरो होगी, करंट ज़ीरो होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो कंसिडर होगी। अगर चार्ज मूव कर रहा होगा तो फिर उसका रेट फ्लो डिसाइड करेगा कि हाउ मच करंट विल बी देयर। तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो चार्ज मोशन की हालत में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाजमी होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगी कि कितनी चार्ज की अमाउंट पर सेकंड फ्लो कर रही है। इफ़ चार्ज इन मोशन, then the flow of charge decided the magnetic field
अराउंड द कंडक्टर। उस कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो चार्जेस का रेट फ्लो जो है वो डिसाइड करेगा। जी बेटे, अगला क्वेश्चन है 14.3, डिस्क्राइब द चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। बेटे सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमने फाइंड आउट की थी, वो आपके जहन में होगी, तो उसको दोबारा ले आइए। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन के अंदर चेंज को हमने ऑब्जर्व करना जैसे जैसे ये बताएगा। तो पहले तो हम 14.3 लिखते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid will be B is equal to mu naught small n into I. This is the equation of the magnetic field inside solenoid. Solenoid वाउंडिंग वायर का नाम होता है। पहला इसका ए पार्ट है, द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड इज डबल बट नंबर ऑफ टर्न्स रिमेन सेम। अगर आप सोलेनॉइड की लेंथ डबल कर दें और उतनी ही टर्न्स हो, मतलब आपने तार लपेटी हुई है, उसको खींच के लंबा कर दें, टर्न अब उतनी ही रही लेकिन सोलेनॉइड थोड़ा लेंथी हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो पहले तो हम स्मॉल एन को डिफाइन करते हैं, तो हम कहते हैं वी नो स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर L। ये होता है, ये पार्ट है, इफ लेंथ इज डबल एंड टर्न रिमेन्स सेम, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। तो मैं न्यू मैग्नेटिक फील्ड बी प्राइम क्या लेता हूँ, मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो म्यू नॉट स्मॉल n की जगह मैं लिख लेता हूँ कैपिटल N ओवर L प्राइम इंटू आई, और L प्राइम म्यू नॉट कैपिटल N ओवर 2L। L प्राइम ये न्यू लेंथ है, पुरानी लेंथ का डबल कर दिया, लेंथ इज़ डबल, पहले लेंथ L थी अब 2L हो गई, तो L2L को L प्राइम से रोचोगे, L प्राइम की जगह हम 2L लिख सकते हैं। यानी जैसे ही आपने इधर लेंथ चेंज की तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। इस लेंथ की वैल्यू अब 2L है, वो यहाँ पे पुट की, तो अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। इतनी टर्म किसके बराबर आएगी, म्यू नॉट N ओवर L इंटू आई, ये पुरानी मैग्नेटिक फील्ड के बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे B प्राइम इज इक्वल टू B ओवर 2 आ जाएगा, कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पुराने मैग्नेटिक फील्ड का हाफ रह जाएगा। अगर आप लेंथ को डबल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ रह जाएगी, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप चेंज नहीं करते। अब इसका बी पार्ट है, नंबर ऑफ टर्न्स आर डबल बट लेंथ रिमेन सेम। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करना है, तो हम कहते हैं कि बी पार्ट इफ number of turns are double but length remains same। ये कैसे मुमकिन है कि आप उतनी ही लेंथ के अंदर और ज़्यादा उसकी टर्न बना दें, यानी उन टर्न्स को करीब करीब जोड़ें और ज़्यादा, मसलन आपने 1 मीटर के अंदर 100 टर्न लपेटी हैं, अब उन टर्न को कॉम्प्रेस कर दें, करीब करीब कर दें और टर्न का इजाफा कर दें, 200 तक ले जाएं। अब मैग्नेटिक फील्ड पर क्या असर पड़ेगा। B इज इक्वल टू B प्राइम, अब ये भी होगा म्यू नॉट N प्राइम ओवर L इंटू आई आ जाए। पहले मैंने L प्राइम किया था, N रिमेन सेम, अब N प्राइम किया, L रिमेन सेम, तो N की वैल्यू, N प्राइम की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट 2N ओवर L इंटू आई।
यानी n प्राइम इज़ 2n, पुरानी नंबर ऑफ टर्न्स का डबल हो जाएगा। अब इसमें देखें तो ये सारी चीज़ कांस्टेंट आ जाए। ये पहली वाली मैग्नेटिक फील्ड ये आ रही है जी। स्मॉल n की वैल्यू है कैपिटल N ओवर L, I भी है, स्मॉल म्यू भी है, तो हमारे पास B प्राइम आ जाएगा 2 इंटू बी। मैग्नेटिक फील्ड विल बी डबल अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं और लेंथ को उतना ही रहने देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एट अ गिवन इंस्टेंट अ प्रोटॉन मूविंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन इन द रीजन वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव z डायरेक्शन। एक प्रोटॉन पॉजिटिव x एक्सिस की सिमत में जा रहा है जबकि मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव z एक्सिस की सिमत में है। तो हम इस चीज़ को पहले फिगर में बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14.3। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। z एक्सिस अगर बाहर की सिमत में है आपकी तरफ, नेगेटिव z एक्सिस इनवर्ड होगा और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस के साथ शो करते हैं। ये मैंने क्रॉस के साथ शो कर या अ प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, यानी ये वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो सवाल इसका क्या है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। आपको पता है प्रोटॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो तो जो फोर्स उस पर लगती है वो फोर्स राइट हैंड रूल से निकाली जा सकती है। तो हम पहले तो फोर्स की मैग्नीट्यूड के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल will be F is equal to Q into V cross B। डायरेक्शन राइट हैंड रूल से ले लें। पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाम इंडिकेटेड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इनवर्ड फिंगर्स कर दी, थंब एक्स एक्सिस की सिमत में, पाल्म ऊपर की सिमत में। तो हम कहेंगे फोर्स वाई एक्सिस की सिमत में लगेगी। तो फोर्स on charge particle along y axis according to right hand rule। राइट हैंड रूल से हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की। अब अगला क्वेश्चन इसी का ही है, विल द प्रोटॉन कंटिन्यू टू मूव अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन। जब उस पर डिफ्लेक्शन की फोर्स लग रही है तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है उसको कंटिन्यू कर सके। तो हम कहेंगे यहाँ से ये जाएगा ऊपर की सिमत में, तो जैसे ही यहाँ से ये ऊपर को टर्न होगा तो फिर राइट हैंड रूल लगाएं, फिर इस सिमत में आ जाएगा यहाँ से रोटेट करके, फिर राइट हैंड रूल लगाएं नीचे को। इस तरीके से ये सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देगा, ये स्ट्रेट नहीं जाएगा। इट मूव्स इन सर्कुलर पाथ ड्यू टू डिफ्लेक्शन force, it will not continue to move along x axis। ये x axis की सिमत में अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। बिकॉज बेटे राइट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल चुके हैं, वो फोर्स हमेशा इसको डिफ्लेक्ट करती रहेगी और डिफ्लेक्शन फोर्स पाथ को बदलते हुए सर्कल के अंदर इसी ऑब्जेक्ट को इसी पार्टिकल को इसी
चार्ज पार्टिकल को, प्रोटॉन को मूव करना शुरू कर दे, तो उसकी मोशन जो है वो एक्स एक्सिस से हट जाएगी।